वेलकम टू माय चैनल स्पष्टिक शिक्षा। फ्रेंड्स, जैसा कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जो 2024 में एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके समाजशास्त्र के फर्स्ट पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो जिसमें हमने 47 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था। तो आज की वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, पुस्तक द इंडियन मिडिल क्लासेस डियर ग्रोथ इन मॉडर्न टाइम्स के लेखक कौन हैं? रोमिला थापर, बीबी मिश्रा, विनय लाल या स्वामी क्रियानंदा। तो कौन से हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, बीबी मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 49, जब एक शोधकर्ता पिता और पुत्र के बीच व्यावसायिक स्थिति में परिवर्तन को मापने का प्रयास करता है, तो यह किसका अध्ययन है? कैरियर गतिशीलता, पीढ़ीगत गतिशीलता, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता या व्यावसायिक गतिशीलता। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, पीढ़ीगत गतिशीलता, यानी कि जनरेशनल मोबिलिटी इसको कहेंगे, पीढ़ीगत गतिशीलता। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि एक लिप्सेट व बेनेडिक्ट महोदय हैं, तो उन्होंने 1959 में उनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, सोशल मोबिलिटी इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो इस पुस्तक में उन्होंने औद्योगिक समाज में विद्यमान व्यावसायिक गतिशीलता को दो रूपों में उल्लेख किया। जो औद्योगिक समाज में व्यावसायिक गतिशीलता व्याप्त थी, तो उसको ये दो भागों में बांटकर उसका उल्लेख इन्होंने किया। तो एक भाग बताए अंतर पीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता, यानी कि इंटर जनरेशनल ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। और तो ये अंतर पीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता में क्या है कि इसमें पीढ़ियों के मध्य व्यवसायों में भिन्नता होती है। मतलब जो पिता और पुत्र, जैसे पिता कोई और व्यवसाय करते हैं और बेटा कोई और कार्य करता है, तो जब पिता और पुत्र के बीच उनके व्यवसाय में परिवर्तन आता है, उनके व्यवसाय में अंतर आता है, तो उसको पीढ़ीगत अंतर पीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता कहेंगे। यानी कि दोनों लोगों का व्यवसाय अलग है, पिता कुछ और कर रहे थे और बेटा का व्यवसाय कुछ और है, तो इसको इंटर जनरेशनल ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी कहते हैं, यानी कि अंतर पीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता। और इसके भी दो भाग बताते हैं। लिप्सेट बेनेडिक्ट अंतर पीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता के दो भाग बताते हैं, एक ऊर्ध्वगामी अंतर पीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता और एक अधोगामी अंतर पीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता। तो ऊर्ध्वगामी का मतलब क्या होता है कि जैसे पिताजी अगर किसी विद्यालय में चपरासी थे और बेटा जो है प्रिंसिपल हो जाता है या प्रवक्ता हो जाता है, प्रोफेसर हो जाता है, तो इसको कहेंगे कि ऊर्ध्वगामी। मतलब पिता तो लोअर पोस्ट पे थे, लेकिन बेटा जो है उच्च पोस्ट पे हो गया, तो इसको हम ऊर्ध्वगामी अंतर पीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता कहेंगे। यानी कि पीढ़ियों के मध्य गतिशीलता है और वो भी व्यावसायिक गतिशीलता है, लेकिन ऊर्ध्वगामी गतिशीलता है, मतलब ऊपर की तरफ गया है। लेकिन अधोगामी अंतर पीढ़ीगत गतिशीलता क्या होगा कि अगर पिताजी प्रोफेसर हैं और बेटा चपरासी बन जाता है, तो इसको क्या कहेंगे कि अधोगामी अंतर पीढ़ीगत गतिशीलता, यानी कि वो नीचे आ गया, बेटा जो है नीचे आ गया। और ये दूसरा भाग बताते हैं अंतरा पीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं इंट्रा जनरेशनल ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। यानी कि जब एक ही व्यक्ति, मतलब इसमें पिता पुत्र नहीं रहेंगे, एक ही व्यक्ति कोई रहेगा और अपने जीवन काल में एक के बाद कई व्यवसाय को अपनाता है, तो इसे इंट्रा जनरेशनल ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी कहते हैं। कि मतलब इसमें पीढ़ियों के मध्य गतिशीलता नहीं हो रही है, इसमें एक ही व्यक्ति है और उसी के व्यवसाय में, उसी के जीवन काल में और उसी के व्यवसाय में अंतर आता है, तब उसको इंट्रा जनरेशनल ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी कहते हैं, यानी अंतरा पीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता।
तो इसमें भी दो भाग बताते हैं, ऊर्ध्वगामी और अधोगामी। यानी कि जैसे कोई व्यक्ति है, अगर वो बड़े पोस्ट पे है, आईएएस पे है, तो ऊर्ध्वगामी गतिशीलता है। लेकिन अगर फिर अपने ही जीवन के दौरान मतलब किसी कारणवश अगर वह नीचे पोस्ट पे आ जाता है तो उसको अधोगामी व्यावसायिक गतिशीलता कहेंगे। तो ये लिप्सेट और बेनेडिक्ट बताते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। भारतीय जनजातियों एवं उनके मुख्य धंधों को लेकर निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो चेंचू शिकार एवं भोजन संग्रह, भोटिया झूम कृषि, मालर हल से खेती करना, भील पशुपालन। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चेंचू जो है ये शिकार एवं भोजन संग्रह करती है। और ये चेंचू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये आंध्र प्रदेश की जनजाति है, ये आंध्र प्रदेश की जनजाति है। और ये मालेर जनजाति ये उत्तराखंड की जनजाति है और इसका अध्ययन एलपी विद्यार्थी ने किया है। मालेर जनजाति का अध्ययन एलपी विद्यार्थी ने किया है। और ये भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये राजस्थान में पाई जाती है और इसका अध्ययन किसने किया था? तो टीबी नायक ने किया था। भील जनजाति का अध्ययन टीबी नायक ने किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। निम्न का मिलान करें। कार्ल मैनहीम, रेडक्लिफ ब्राउन, एच.एम. जॉनसन, टी.बी. बाटोमोर। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, तो ये रेडक्लिफ ब्राउन का है। और सोशियोलॉजी ए गाइड टू प्रॉब्लम एंड लिटरेचर, तो ये टी.बी. बाटोमोर का है। और आर्डियोलॉजी एंड यूटोपिया, तो ये कार्ल मैनहीम का है। और सोशियोलॉजी ए सिस्टमेटिक इंट्रोडक्शन, तो ये हैरी एम जॉनसन का है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। पैरेटो ने अवशिष्ट चालकों के कितने वर्गों का उल्लेख किया है? तो पैरेटो ने अवशिष्ट चालकों का, इसके बारे में हम लोगों ने अगली वीडियो में भी इनसे क्वेश्चन बना था, तो उसमें भी अवशेष के बारे में देखा था। तो अवशिष्ट चालकों के कितने वर्गों का उल्लेख किया पैरेटो ने? तो 6 वर्गों का किया है। कौन कौन से 6 वर्गों का उल्लेख करते हैं? तो ये पहला बताते हैं सम्मिलन के चालक। पहला बताते हैं ये सम्मिलन के चालक। इसके बारे में भी जान लेते हैं, इसके पहले वीडियो में जाने, लेकिन यहाँ भी हम जान लेते हैं कि सम्मिलन चालक से क्या तात्पर्य है कि जब दो विरोधी तत्वों को आपस में मिलाया जाता है तो इसे सम्मिलन की चालक कहते हैं। और इनकी उत्पत्ति ऐसी वस्तुओं से होती है, ऐसी वस्तुओं के मूल से होती है जिनका कोई तर्कसंगत आधार नहीं होता है। जैसा कि अवशेष होते ही अतार्किक क्रियाएं होती ही हैं, तो उनका तर्कसंगत कोई आधार होता ही नहीं है। तो इसलिए ये जो सम्मिलन के चालक हैं, जो इसका कोई तार्किक आधार नहीं होता है, चूँकि इस पर हमारा विश्वास होता है, इन पे हम विश्वास करते हैं, इसलिए इसे हम भ्रांत तर्क द्वारा, जो भ्रांत तर्क होते हैं, डेरिवेशन होते हैं, उनके द्वारा हम तर्क संगत बनाने का प्रयास करते हैं। और हम दो बातों को सादृश्यता और विसादृश्यता के आधार पर जोड़ लेते हैं कि मतलब दो बातों को हम, चाहे वो सादृश्य बातें हों और चाहे दोनों मतलब उसमें सादृश्यता ना हो, तो दोनों को हम जोड़ लेते हैं। कि जैसे किसी दिन को हम शुभ मानते हैं और किसी दिन को अशुभ मानते हैं, तो मतलब इसको सादृश्यता के रूप में हम जोड़ लेते हैं कि किसी दिन को हम अपने लिए शुभ मानते हैं, किसी दिन को अशुभ मानते हैं। और जैसे कि एक और है, एक मुंडा जनजाति है,
मुंडा जनजाति के लोग तो जैसे वर्षा नहीं होती है उनके यहाँ, जब बारिश नहीं होती है तो वो क्या करते हैं कि पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं और वहाँ से पत्थर गिराते हैं। और जब पत्थर गिराते हैं तो गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है, तो सोचते हैं कि जैसे जब पत्थरों के गिरने की आवाज़ होगी तो जैसे बादल गरजते हैं, बिजली गरजती है और गड़गड़ाहट होती है, तो वो सोचते हैं कि जैसे हम ऐसे अगर करेंगे तो इससे बादल बनेंगे और बारिश होगी। जबकि ऐसा मतलब इसका कोई तार्किक आधार नहीं होता, लेकिन लोगों की आस्था रहती है, विश्वास रहता है। पहले हम भी अपने यहाँ बचपन में देखते थे कि जब पहले सूखा पड़ता था, बारिश नहीं होती थी हमारे गांव में, तो क्या करते थे लोग कि बारिश होने के लिए सबके घर के द्वार के सामने जाते थे और खूब मतलब मिट्टी में लोटते थे और लोग पानी उन पे खूब मतलब डालते थे और कहते थे कि मतलब बादल बाबा बारिश कराओ, ऐसा कुछ कहते भी थे। और उनके ऊपर पानी डाला जाता था, लड़के ऐसे सब ज़मीन पे लौटते थे और उन पे पानी डाला जाता था कि ऐसा सोचते थे कि ऐसा करने से बारिश होगी। तो मतलब एक विश्वास है, ये आस्था है जिसका कोई तार्किक आधार नहीं है। तो इसी को ये अवशेष के अंतर्गत पहला बताते हैं सम्मिलन के चालक, पैरेटो बताते हैं। दूसरा अवशेष इन्होंने बताया समूह अस्थायित्व के चालक। दूसरा अवशेष ये बताते हैं कि समूह अस्थायित्व के चालक। तो इसका मतलब क्या है, ये पैरेटो बताते हैं कि ये अवशेष जो होते हैं, ये समूह अस्थायित्व के चालक वाले जो अवशेष होते हैं, ये जीवित और मृत व्यक्ति के बीच पाए जाने वाले संबंधों को बनाए रखते हैं। कि मतलब जो व्यक्ति जीवित है और जो उनके परिवार में कोई मर गया है, तो उनके बीच जो संबंध हैं उसको ये बनाए रखते हैं और वो ये जो है ये स्थिर रहते हैं। ये संबंध जो हैं ये स्थिर होते हैं तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ये हस्तांतरित होते रहते हैं। ये संबंध जो है ये अवस्थित रहते हैं, हमेशा जो है विद्यमान रहते हैं और स्थिर होते हैं, और लेकिन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते रहते हैं। कि जैसे कि सामाजिक रीति रिवाज हैं, प्रथा परंपरा हैं, तो इन अवशेषों से हम पूर्वजों का स्मरण करते हैं। जो हमारे रीति रिवाज परंपरा हैं, तो इनके द्वारा हम अपने जो हमारे पूर्वज हैं उनको हम याद करते हैं। तो जैसे कि मरने के बाद जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है तो उनसे संबंध बनाए रखते हैं, और उनसे संबंध बनाए रखने की वजह से हम उनका श्राद्ध, पिंडदान ये सब करते हैं। ये भी जो है ये सब कार्य जो है वे तार्किक नहीं होते हैं, पर समूह के अस्थायित्व को ये बनाए रखते हैं। तो ऐसा पैरेटो कहते हैं कि मतलब ये भी जो है अवशेष हैं ये अतार्किक नहीं होते हैं, लेकिन समूह के अस्थायित्व को ये चालक बनाए रखते हैं। और तीसरा चालक ये बताते हैं, तीसरा चालक बताते हैं बाह्य क्रियाओं द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति बाह्य क्रियाओं द्वारा। तीसरा चालक बताते हैं बाह्य क्रियाओं द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति। तो इससे क्या मतलब है, ये अभिव्यक्ति हमारी अंदर जो छिपी भावनाएं होती हैं या संवेग होते हैं, तो उनको बाहरी क्रियाओं द्वारा प्रदर्शित करने को प्रेरित करती हैं। जो ये तीसरा अवशेष बताते हैं बाह्य क्रियाओं द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति, तो ये हमारे जो संवेग होते हैं, जो भावना होती हैं, तो उनको हम जब अपने किसी क्रिया के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो जैसे कि धर्म की, अगर हमारे अंदर धर्म की भावना होती है तो हम उनको कैसे व्यक्त करते हैं, पूजा पाठ के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो यही ये बताते हैं पैरेटो कि ये बाह्य क्रियाओं द्वारा जो हमारे वेग होते हैं, भावना होते हैं, संवेग होते हैं, विश्वास होते हैं, तो उनको जब हम व्यक्त करते हैं तो ये बाह्य क्रियाओं की अभिव्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। ये अवशेष हमें उन क्रियाओं को प्रेरित करते हैं करने के लिए। और चौथा अवशेष ये बताते हैं सामाजिकता के अवशेष। सामाजिकता के अवशेष, तो इससे क्या तात्पर्य है कि
व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाते हैं। ये अवशेष जो होते हैं सामाजिकता के अवशेष, तो जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति जब पैदा होता है तो जैविक व्यक्ति होता है और उसको सामाजिक प्राणी ये अवशेष बनाते हैं, क्योंकि उन्हें सामाजिक जीवन व्यतीत करने के लिए ये प्रेरित करते हैं। ये अवशेष जो होते हैं सामाजिकता के अवशेष होते हैं, व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाते हैं और उनको सामाजिक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये अवशेष जो होते हैं ये सामाजिकता के अवशेष तो व्यक्ति को अपना आचरण सामूहिक मान्यताओं के अनुरूप करने के लिए प्रेरित करते हैं। जो ये सामाजिकता के अवशेष होते हैं ये प्रेरित करते हैं कि व्यक्ति जो अपना आचरण है वह सामूहिक मान्यताओं के अनुरूप ही करे अपना आचरण। जो समाज में मान्यताएं विद्यमान हैं उन्हीं के अनुरूप अपने आचरणों का वह पालन करे। और 5वां बताते हैं व्यक्ति की संश्लिष्टता के अवशेष। व्यक्तित्व की संश्लिष्टता के अवशेष, तो ये 5वां बताते हैं। तो ये अवशेष व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास की प्रेरणा देते हैं, यानी कि व्यक्तित्व की संश्लिष्टता के अवशेष या व्यक्तित्व विकास के अवशेष इसको कहते हैं। तो ये अवशेष व्यक्तित्व के विकास की प्रेरणा देते हैं कि मतलब ये अवशेष व्यक्ति को अनुचित व्यवहारों को करने से रोकते हैं। जो ये व्यक्तित्व विकास के अवशेष होते हैं ये व्यक्ति को अनुचित व्यवहार करने से रोकते हैं। और 6वां अवशेष ये बताते हैं लैंगिक अवशेष। लैंगिक अवशेष या इसी को काम भावना के अवशेष कहते हैं। काम भावना के अवशेष, तो ये अवशेष क्या करते हैं कि व्यक्ति को यौन संबंधी निषेधों और आचारों की अभिव्यक्ति इन अवशेषों द्वारा होती है। जो व्यक्ति के यौन संबंधी निषेध जो बताए गए हैं, जो समाज में जो निषेध पाए जाते हैं, तो उनका पालन करने के लिए जो व्यक्ति की अभिव्यक्ति होती है तो इन अवशेषों द्वारा होती है। तो ये पैरेटो के 6 अवशेष थे। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। मैक्स वेबर के अनुसार विशाल ऐतिहासिक परिवर्तन का कौन सा कारण है? धार्मिक विचार एवं मूल्य, आर्थिक विचार, राजनैतिक विचार, तार्किक विचार। तो मैक्स वेबर के अनुसार जो विशाल ऐतिहासिक परिवर्तन होते हैं तो उसमें कौन सा कारण इन्होंने बताए हैं? हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, धार्मिक विचार एवं मूल्य। धार्मिक विचार को यह सामाजिक परिवर्तन में बहुत ही महत्वपूर्ण बताते हैं। वेबर ने समाजशास्त्र में धर्म को विशेष महत्व दिया है। इन्होंने जब समाजशास्त्र का अध्ययन किया तो उसमें धर्म को भी इन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिया। और इन्होंने वेबर का एक प्रोटेस्टेंट इथिक का अध्ययन महत्वपूर्ण रहा है। समाजशास्त्र के अध्ययन में धर्म से संबंधित जो अध्ययन है तो वेबर का प्रोटेस्टेंट इथिक का अध्ययन सबसे महत्वपूर्ण रहा है, जिसमें वह प्रोटेस्टेंट इथिक को आदर्श प्रारूप बनाकर अन्य धर्मों से इसकी तुलना करते हैं। वह प्रोटेस्टेंट धर्म जो है या प्रोटेस्टेंट इथिक जो है उसको एक आदर्श प्रारूप बनाकर उसी से अन्य धर्मों की तुलना करते हैं। और जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा होगा कि इन्होंने विश्व के 6 धर्मों का अध्ययन किया है। इन्होंने विश्व के 6 धर्मों का, ये भी क्वेश्चन बनता है कि वेबर ने कितने धर्मों का अध्ययन किया है विश्व के, तो इन्होंने 6 धर्मों का अध्ययन किया है, जिसमें इन्होंने हिंदू का किया, बौद्ध का किया, ईसाई का किया, इस्लाम का और एक चीनी या कन्फ्यूशियस इसको लिखा रहता है, कन्फ्यूशियस, इसी को चाइनीज़ धर्म या कन्फ्यूशियस कहते हैं। और एक यहूदी का अध्ययन किया। तो ये 6 धर्मों का अध्ययन करते हैं। और इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि ऐसे इसमें डाल देगा एक कि ऑप्शन में कि इनमें से कौन सा अध्ययन नहीं किया, तो इसमें जैन डाल देगा और पूछ लेगा कि इन्होंने किस धर्म का अध्ययन नहीं किया। तो हमको ये 6 धर्म याद कर लेने, हिंदू, बौद्ध, इस्लाम, कन्फ्यूशियस, ईसाई, यहूदी। तो ये 6 धर्म हैं। और प्रोटेस्टेंट जो है, ये प्रोटेस्टेंट जो धर्म है
प्रोटेस्टेंट यह एक ईसाई धर्म है, एक ईसाई धर्म का एक मत है ये। और वेबर का प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये धर्म के समाजशास्त्र से संबंधित प्रमुख अध्ययन है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा होगा, इनकी एक पुस्तक ही है कि प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, तो ये धर्म के समाजशास्त्र से संबंधित प्रमुख अध्ययन है। और इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटेस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये एक ईसाई धर्म है। प्रोटेस्टेंट जो है ये ईसाई धर्म है, प्रोटेस्टेंट। और इथिक से तात्पर्य क्या है? इथिक का मतलब क्या होता है कि व्यवहार के आचार या नियम। इथिक का मतलब व्यवहार के आचार या नियम। और स्पिरिट का मतलब क्या हुआ? SPIRIT। स्पिरिट का मतलब क्या हुआ कि अनिवार्य विशेषताएं या मानसिक धर्म अनिवार्य विशेषताएं या मानसिक धर्म, यानी कि स्पिरिट से मतलब। तो जैसा कि इनकी एक पुस्तक ही है कि प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, और कैपिटलिज्म का मतलब पूंजीवाद। तो ये इनकी पुस्तक है। और ये प्रोटेस्टेंट धर्म का अध्ययन करते हैं और ये बताते हैं कि ये प्रोटेस्टेंट धर्म से कैसे जो है पूंजीवाद का उदय यूरोप में हुआ। प्रोटेस्टेंट धर्म के कारण कैसे जो है यूरोप में पूंजीवाद का विकास हुआ और जगहों पर उतना तीव्र गति से विकास नहीं हुआ। तो उसमें धर्म की क्या भूमिका रही, प्रोटेस्टेंट धर्म में ऐसा क्या था? तो प्रश्न यह था कि आखिर पूंजीवाद का उदय पश्चिम में ही क्यों हुआ। इस प्रश्न के उत्तर के लिए वेबर ने प्रोटेस्टेंट समूहों, मतलब प्रोटेस्टेंट एक समूह था पूरा, तो उसमें और भी धर्म थे। तो जैसे उसमें था कैल्विनिस्ट, मतलब कैल्विनवाद था, और प्रीटिस्ट धर्म था, मेथोडिस्ट धर्म था, बैप्टिस्ट धर्म था। तो इसका मतलब इन्होंने इन सभी का अध्ययन किया था और इनके आधारभूत उपदेशों तथा शिक्षाओं का इन्होंने वेबर ने पता लगाया। इन सभी धर्मों का, ये जो प्रोटेस्टेंट एक समूह था, ईसाई धर्म का एक समूह था, तो उसमें कैल्विन था, प्रीटिस्ट था, मेथोडिस्ट था, बैप्टिस्ट था, तो सबका अध्ययन इन्होंने किया और उनमें ये पता लगाने की कोशिश की आखिर इन धर्मों में, इनके उपदेशों तथा शिक्षाओं में क्या ऐसा बताया गया है। तो सबसे पहले वेबर ने सबसे पहले प्रोटेस्टेंट धर्म के उपदेशों का पता लगाया। सबसे पहले इन्होंने प्रोटेस्टेंट धर्म के उपदेशों का पता लगाया कि आखिर इस धर्म में क्या ऐसा बताया गया जिसकी वजह से यूरोप में पूंजीवाद का विकास हुआ और वहाँ पर काफ़ी तीव्र गति से सामाजिक परिवर्तन हुआ। तो और प्रोटेस्टेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी चीज़ के खिलाफ अगर कोई धरना दिया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है, तो उसको प्रोटेस्ट कहते हैं। और ये प्रोटेस्ट उसी से निकला है। जो ये कैल्विनवाद था, ईसाई धर्म में एक कैल्विनवाद था। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रोटेस्टेंट धर्म किस धर्म के विपरीत विपरीत है, तो कैल्विनवाद के विपरीत इसको माना जाता है। इसको प्रोटेस्टेंट धर्म को कैथोलिक के विपरीत माना जाता है और कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट को ही कैल्विनवाद भी कहते हैं। इस धर्म को कैल्विनवाद भी कहते हैं, प्रोटेस्टेंट को। लेकिन ये प्रोटेस्टेंट धर्म जो है ये कैथोलिक के विपरीत था, क्योंकि कैथोलिक धर्म जो था, ईसाई धर्म कैथोलिक भी था, तो कैथोलिक धर्म में रूढ़वादिता थी, उसमें परंपरावादिता, रूढ़वादिता थी। तो उसके विपरीत में कुछ लोगों ने अपना एक अलग समूह बना लिया और उस धर्म के विपरीत इन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया। कुछ लोगों ने अपना समूह बना के प्रोटेस्ट कर दिया कि मतलब इसमें रूढ़वादिता है, परंपरावादिता है, उनके खिलाफ ये लोग जाकर अपना एक अलग धर्म इन्होंने बना लिया, जिसको प्रोटेस्टेंट धर्म इन्होंने बना लिया। तो प्रोटेस्टेंट धर्म क्या कहता है, तो उसमें एक प्रोटेस्टेंट धर्म से संबंधित एक बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। तो इनके उपदेश उसमें काफ़ी मायने रखते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम इन्हीं के विचारों से मैक्स वेबर प्रभावित हुए थे और इन्होंने क्या इस धर्म के बारे में बताया कि बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं
कि प्रोटेस्टेंट धर्म क्या कहता है कि समय ही धन है। प्रोटेस्टेंट धर्म ये कहता है कि समय ही धन है, धन से धन कमाया जाता है, एक एक पैसा बचाना, एक एक पैसा कमाना है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, जल्दी सोना जल्दी उठना व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। तो ये स्टेटमेंट भी कभी कभी पूछ लेता है कि ये स्टेटमेंट किसका है। समय ही धन है, धन से धन कमाया जाता है, एक एक पैसा बचाना, एक एक पैसा कमाना, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो ये सब किस में कहा गया है? ये सब प्रोटेस्टेंट धर्म में कहा गया है और ये स्टेटमेंट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो हैं ये आधुनिक पूंजीवाद के मूल सिद्धांतों के प्रतिपादक माने जाते हैं। जो बेंजामिन फ्रैंकलिन हैं वो आधुनिक पूंजीवाद के मूल सिद्धांतों के प्रतिपादक माने जाते हैं और ये प्रोटेस्टेंट धर्म से संबंधित थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन प्रोटेस्टेंट धर्म से संबंधित थे। तो प्रोटेस्टेंट धर्म के दैनिक जीवन से संबंधित व्यवहारिक आचार पूंजीवाद की आत्मा से मिलते हैं। कि मतलब जो ये प्रोटेस्टेंट धर्म में जो इथिक बताए गए थे, जो व्यवहारिक आचार बताए गए थे, वो आधुनिक पूंजीवाद की आत्मा से मिलते हैं। तो इस धर्म में क्या क्या बताया गया था? प्रोटेस्टेंट धर्म में क्या क्या बताया गया था? तो जैसे यह बताता है, यह धर्म बताता है कि भगवान की सेवा केवल वास्तविक जगत अर्थात पृथ्वी पर ही की जा सकती है। यह धर्म प्रोटेस्टेंट धर्म यह बताता है कि भगवान की सेवा केवल वास्तविक जगत अर्थात पृथ्वी पर ही की जा सकती है। अगला पॉइंट बताता है कि जो व्यक्ति जैसा भी कार्य अपनी क्षमता के अनुसार ठीक से व ईमानदारी से करे वही भगवान की सेवा है। तो ये प्रोटेस्टेंट धर्म बताता है कि ये इथिक्स हैं, इन इथिक्स को, इन इथिकों का पालन हमें, इन नैतिकताओं का पालन हमें करना चाहिए। अगला पॉइंट बताता है यह धर्म कि व्यक्ति जो कमाए फालतू खर्च ना करे, वह ईमानदारी व सत्यता से जितना भी पैसा कमाए वह पाप रहित है। अगला पॉइंट बताता है यह धर्म कि दिन भर परिश्रम करना, पैसा बचाना ये दैवीय आदेश के अनुसार आवश्यक है। अगला यह बताता है यह धर्म, तो इस प्रकार ये बताता है कि जो भी पैसा कमाए खूब मेहनत कमाए, खूब पैसा कमाएं और ईमानदारी से कमाएं। इस प्रकार पश्चिम में पूंजीवाद का तीव्र गति से विकास हुआ, क्योंकि ये जब कोई चीज़ धर्म से जोड़ दी जाती है कि ये धर्म में हमारे लिखा गया है, तो उस पर काफ़ी लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि वह धर्म से संबंधित रहता है, क्योंकि धर्म से लोगों की आस्था जुड़ी रहती है। तो जब कोई धर्म ऐसा बता देता है कि हमको ऐसा ऐसा करना चाहिए, तो लोग उसको जल्दी अपना लेते हैं और उसको करने लगते हैं। तो जो ये प्रोटेस्टेंट धर्म था यही बताता है कि खूब पैसा कमाना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, फिजूल खर्ची नहीं करना चाहिए, यही सबसे बड़ा हमारा कर्तव्य है, यही धर्म है और यही ईश्वर की सेवा है। तो इसी वजह से, और यह जो प्रोटेस्टेंट धर्म है यह तार्किकता पर आधारित है। जैसा कि कैथोलिक धर्म था वह रूढ़वादिता परंपरावादिता पर आधारित था, तो उसी के विरोध में, उसी के अगेंस्ट में यह प्रोटेस्टेंट धर्म यह बताता है कि यह प्रोटेस्टेंट धर्म जो है यह तार्किकता पर आधारित है। इसी वजह से पश्चिम में पूंजीवाद काफ़ी तीव्र गति से विकसित हुआ। और हमारे भारत में क्यों नहीं पूंजीवाद विकसित हो पाया? क्योंकि हमारे भारत का धर्म ऐसा नहीं है जो कि मतलब हमारे देश का धर्म ऐसा है कि मतलब जो व्यक्ति जितना है सामान्य जीवन जीने के लिए हमारा धर्म बताता है कि हमको जितना आवश्यकता है उतना हमें मिल रहा है, और अगर हम अतिरिक्त कमा रहे हैं उसका तो मतलब हम दूसरे को दान दे दें, या मतलब हम आवश्यकता से ज़्यादा ना कमाएं, ऐसा कुछ हम लोगों की भावना रहती है। तो इसलिए हमारे भारत देश में पूंजीवाद उतना तीव्र गति से विकसित नहीं हो पाया जितना कि पश्चिमी देशों में या यूरोपीय देशों में पूंजीवाद का विकास हुआ, और काफ़ी तीव्र गति से वहाँ पर सामाजिक परिवर्तन देखा गया, जो कि सामाजिक परिवर्तन में इसी धर्म की, प्रोटेस्टेंट धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो यही वेबर का विशाल ऐतिहासिक परिवर्तन का कौन सा कारण है? तो धार्मिक विचार एवं मूल्य जो होते हैं वो ऐतिहासिक परिवर्तन का कारण बनते हैं।